Welcome to VLearn. Welcome to VLearn. Welcome to VLearn. VLearn में आपका स्वागत है. Subject Working Capital Management, session number 4. Topic covered in this session: Principle of Working Capital Management Policy, Forecasting or Estimation of Working Capital Requirement, Time and Money Concept and Working Capital Cycle, Management of Cash, Management of Receivables, Management of Inventories, and our Principle of Working Capital Management Policy. Principle of Working Capital Management subdivided in 4 parts. देखिए, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मींस क्या है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के सिद्धांत क्या होते हैं, क्या रूल्स हैं, क्या चीज को हमें कंसीडर करना चाहिए एट द टाइम ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये सभी हमारे वर्किंग कैपिटल के प्रिंसिपल्स में निहित होते हैं. पहला प्रिंसिपल होता है रिस्क वेरिएशन, कि वर्किंग कैपिटल हमें इस तरह की बनानी चाहिए जिसमें कि रिस्क मिनिमम हो, रिस्क को बैलेंस किया जा सके, रिस्क को एलिमिनेट किया जा सके. इस तरह के प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ रिस्क वेरिएशंस कहते हैं. नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट कैपिटल. दैट मींस जो कॉस्ट होती है वर्किंग कैपिटल में, जो कॉस्ट चार्ज की जाती है वो कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए एट द टाइम टू मेंटेनिंग द वर्किंग कैपिटल. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पोजीशंस, कि कभी भी रेवेन्यू एंड कॉस्ट का जो मैचिंग होता है वो एक्सेस नहीं होना चाहिए. इस तरह का हमें वर्किंग कैपिटल स्टेब्लिश करनी है, वर्किंग कैपिटल मेंटेन करनी है. प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट, और चूंकि वर्किंग कैपिटल हम जो बनाते हैं, वर्किंग कैपिटल की जो नीड होती है वो हमारी डे टू डे एक्सपेंस को मीट करने के लिए होती है, इसलिए हमें उस पेमेंट को, मैच्योरिटी को कभी भी हमें एक्सेस नहीं करना है, मैच्योरिटी को कभी नहीं छोड़ना है, मैच्योरिटी पर ही पेमेंट देना है. And our forecasting, estimation of working capital requirement, factor to be considered at the time to forecasting the working capital. Factors to be considered: total cost incurred on materials, wages and overheads, the length of time for which raw materials remain in stores before they are issued to production, the length of production cycle or WIP, that is the time taken for conversion of raw material into finished goods, the length of the sales cycle during which finished goods are to be kept waiting for sales, the average period of credit allowed to customers. These are some basic factors to determining the working capital. The length of time for which raw material remain in stores, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो रॉ मटेरियल स्टोर में रखा हुआ है वो कितने दिन तक रखा रहेगा बिफोर दे आर इश्यू टू द प्रोडक्शन के लिए इश्यू करने से पहले. दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि उसको परचेज करने में हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो हमारा फंस जाता है. जितने ज्यादा टाइम अगर वो उसमें रखा रहेगा उतना ही हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, इसलिए इसका जो है हमें ध्यान रखना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्किंग कैपिटल को भी कैलकुलेट करना होता है. द लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल मींस कि रॉ मटेरियल जिस दिन जाता है उस दिन से लेकर के आपका फिनिश्ड गुड्स कब तक बन करके आ रहा है वो समय आपका लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल होता है. या WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस में कितना टाइम लगता है वो टाइम हम कंसीडर करके चलेंगे, और जितना ज्यादा टाइम आपका वर्क इन प्रोग्रेस या कन्वर्जन में लगेगा उतनी ज्यादा आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी. क्यों होगी? क्योंकि वो जो गुड्स है वो आपका सेल्स के लिए नहीं गया, और जब तक सेल्स के लिए नहीं जाएगा, जब तक रिलाइज नहीं होगा, तब तक आपका पेमेंट भी नहीं आएगा. द लेंथ ऑफ द सेल साइकिल ड्यूरिंग विच
फिनिश गुड्स आर टू बी कैप्ट वेटिंग फॉर सेल। और तीसरी बात होती है कि सेल्स साइकिल, जो गुड्स फिनिश गुड्स है वो कितने दिन तक आपके स्टॉक में पड़ा रह जाता है या कितने दिन तक स्टॉक में पड़ा रहेगा। सेल्स और फिनिश गुड्स के बीच में क्या ड्यूरेशन रहता है वो भी हमें कंसीडर करना है, और उसके कंसीडर करके ही हम वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन करते हैं। द एवरेज पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू द कस्टमर इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो कस्टमर्स को हम उधार सेल कर रहे होते हैं उनको हमने क्रेडिट पीरियड कितना अलाउ किया है। Forecasting estimation of working capital requirement, the amount of cash required to pay day-to-day expenses of the business, the amount of cash required for advance payment, if any, the average period of credit to be allowed by suppliers, time lag in payment of wages and overheads. These are also considerable point at the time to estimation of working capital. सबसे पहला द अमाउंट ऑफ कैश रिक्वायर्ड टू पे डे टू डे एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, कि हर रोज के जो खर्चे होते हैं, हर रोज के खर्चों को पे किया जाता है, डे टू डे जो पे किया जाता है उसके लिए हमें कितने पैसों की जरूरत है, कितने फंड की जरूरत है, उसको हमें अलग से कंसीडर करना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ कैश रिक्वायर्ड फॉर एडवांस पेमेंट, कई बार हम एडवांस पेमेंट कर देते हैं, जैसे एडवांस सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, एडवांस रेंट, इस तरह की बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं। तो एडवांस के रूप में आप कितना पैसा देते हैं, कितना फंड देते हैं, दैट इज ऑल्सो ए कंसीडरेबल पॉइंट एंड दैट इज एडेड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। द एवरेज पीरियड ऑफ क्रेडिट टू बी अलाउड टू द सप्लायर्स, और जो सप्लायर्स हैं उनको पेमेंट कितने दिन बाद देना है, दैट इज ऑल्सो कंसीडरेबल पॉइंट। एंड देन टाइम लैग इन द पेमेंट ऑफ वेजेज एंड अदर ओवरहेड्स, और जो ओवरहेड्स आपके हैं या वेजेज है या एक्सपेंस है उनमें क्या टाइम लगे, क्या पेमेंट आप साथ के साथ दे देते हैं या 15 डेज टाइम लैग 15 डेज का है या आफ्टर 1 मंथ है, तो वो चीज आपको कंसीडर करनी होगी। पॉइंट टू बी रिमेंबर्स व्हाइल एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल, नंबर 1, प्रॉफिट शुड बी इग्नोर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन। जब हम वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो हमें प्रॉफिट को इग्नोर करना चाहिए, और इग्नोर करना होता है, और उसके रीजन क्या है। प्रॉफिट मे और मे नॉट बी यूज्ड एज वर्किंग कैपिटल, इवन इफ इट इज यूज्ड इट मे बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, ड्राइंग्स, डिविडेंड पेड एक्सेट्रा। नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ कंप्लीशन एज रिगार्ड टू मटेरियल्स, लेबर्स एंड ओवरहेड्स। हाउएवर इफ नथिंग इज मेंशन्ड in the problems, take 100% of value as WIP, because in such a case the average period of WIP must have been calculated as equivalent period of completed units. If it is mentioned there, then we can take 100% value of the materials as well as 50% or whatever the percentage is mentioned of labor and overhead that will be charged. Calculations of stocks of finished goods and debtors should be made at cost unless otherwise asked in questions. And now working capital cycle. Working capital cycles like as cash, purchase raw materials to paying the account payable, raw material made WIP, which is value addition under the process, then WIP goes to finished goods और WIP से finished goods बनता है, और फिनिश गुड्स से जब फिनिश गुड्स आपका हो जाता है तो आपकी सेल होती है, और सेल से अकाउंट रिसीवेबल होता है, और अकाउंट रिसीवेबल इस पॉइंट के थ्रू जो है आपको कैश जनरेट कराता है। तो इस तरह से आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल होती है, दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल। टाइम एंड मनी कंसेप्ट इन वर्किंग कैपिटल साइकिल।
Each component of working capital, namely inventory, receivables and payables, has two dimensions, which is equal to time and money. When it comes to managing working capital, जब भी हम वर्किंग कैपिटल को मैनेज करते हैं तो दो फैक्टर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि वर्किंग कैपिटल के इंग्रेडिएंट्स के लिए जरूरी होते हैं, जिसमें एक फैक्टर टाइम होता है तो दूसरा फैक्टर मनी होता है. You can get money to move faster around the cycle or reduce the amount of money tied up. Then business will generate more cash or it will need to borrow less money to fund working capital. As a consequence, you could reduce the cost of bank interest or you will have additional free money available to support additional sales, growth or investment. Similarly, if you can negotiate improved term with suppliers, that is get longer credit or an increased credit limits, you effectively create free finance to help fund future sales. If you then collect receivables debtors faster, then you release cash from the cycle. Collect receivables debtors slower, your receivables stock up cash. Get better credit in terms of duration or amount from suppliers, you increase your cash resources. Shift inventory or stocks faster, you free up cash. Then move inventory stocks slower, then you consume more cash. Management of cash, importance of cash. When planning the short or long term funding requirements of a business, it is more important to forecast the likely cash requirement than to project profitability, etc. Bear in mind that more business fail for lack of cash than for want of profits. देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस फेल कब होते हैं, जब उनके पास कैश की कमी आ जाती है और वो जो है प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी प्रॉफिटेबल फर्म हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश. ये जरूरी नहीं होता कि जिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होती है उनके पास खूब सारा कैश होता हो. तो इसलिए कैश मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जब भी हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो है कैश रिक्वायरमेंट को पहले से फोरकास्ट करें, क्योंकि जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं तो दैट नीड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश, और उस कैश को का ऑप्टिमम प्लान करना नेसेसरी होता है. कैश वर्सेस प्रॉफिट. Sales and cost and therefore profits do not necessarily coincide with their associated cash inflows and outflows. Then the net result is that cash receipt of 1 lakh cash payment and whilst profit may be reported, the business may experience as short-term cash shortfall. For this reason, it is essential to forecast cash flow as well as project likely profits. Income statement sales rupees in thousand 75 in month 1, cost 65, then profit equal to 10. Cash flow relating to the month 1 amount in rupees, receipt from sales 20, month 2 35, 3 month 20 and total is 75. Payment to suppliers etc. month first 40. Net cash flow आपका negative 20 आ गया. Then month 35 में 20, positive 15, then 5, then total 65. So as net cash flow is negative 20, 15, 15, 10. Cumulative net cash flow negative 20, negative 5, 10 and 10. Calculating cash flow. Project cumulative positive net cash flow over several periods and conversely a cumulative negative cash flows. Cash flows planning entails forecasting and tabulating all significant cash inflows
relating to sales, new loans, interest received, etc. And then analyzing in details the timing of expected payments relating to suppliers, wages, other expenses, capital expenditure, loan, repayments, dividends, tax, interest payment, etc. All these are require huge amount of cash. Cash management strategy, cash planning, cash forecast and budgeting, receipt and disbursement methods, adjusted net income method, source and usage of cash, and now managing cash flow. After estimating cash flows, efforts should be made to adhere to the estimate of receipt and payments of cash. Cash management will be successful only if cash collection are accelerated and cash payment disbursement as far as possible are delayed. Methods of accelerating cash inflow. Methods of accelerating cash inflow: prompt payment from customers' debtors, quick conversion of payment into cash, decentralization collections, lockbox system collecting centers at different locations. Methods of decelerating cash outflows: paying on the last date, payment through checks and drafts, adjusting payroll funds, reducing frequency of payments, centralization of payments, interbank transfers, making use of floats different between balance in bank passbook and bank column of cash book. And now management of receivables. Receivables means sundry debtors results from credit sales. A concern is required to allow credit in order to expand its sales value. Receivables contribute a significant portions of current assets. जैसा कि आप जानते हैं करंट एसेट्स का सबसे बड़ा पार्ट जो है हमारा डेटर्स के पास होता है. बिल्स रिसीवेबल्स या जिन्होंने उधार सेल किए, उधार माल खरीदा है, उनके पास कैश का हमारा बहुत बड़ा पार्ट रहता है. उनको मैनेज करना, टाइमली पेमेंट रिसीव करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है किसी भी मैनेजमेंट का. और इसके लिए एक बेटर क्रेडिट पॉलिसी बनाना आवश्यक होता है. उस क्रेडिट पॉलिसी के थ्रू आपका जो है टाइमली पेमेंट आ सकता है और आपकी वर्किंग कैपिटल मेंटेन हो सकती है. आप किसी को भी कमिटमेंट आपके पूरे हो सकते हैं और आपके पास जो कैश लैक ऑफ कैश की पोजीशन आती है वो जो है खत्म हो जाती है. बट फॉर इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स द फंड्स हैज टू इनकर सर्टेन कॉस्ट, opportunity cost and time value. Further there is a risk of bad debts also. इसमें bad debts होने की भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है, बहुत ज़्यादा रिस्क होती है. It is therefore very necessary to have a proper control and management of receivables. इसलिए आवश्यक होता है कि हमें जो है receivables के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और एक प्रॉपर मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है. Objectives. The objectives of receivable management is to take sound decisions as regards to investment in debtors. In the words of Bolton SE, the objective of receivables management is to promote sales and profits until that point is reached where the return on investment in further funding of receivables is less than the cost of funds raised to finance that additional credits. Dimension of receivable management. Optimum level of investment in trade receivables like x-axis denote the cost and profitability and y-axis denote the stringent and liable policies. दो तरह की हमारी पॉलिसीज होती है, stringent policy and liberal policy. लिबरल पॉलिसी का मतलब होता है कि आप पूरी छूट दे देते हैं, आप एक लंबा पीरियड डिसाइड दे देते हैं कि आप जितना पीरियड आपको चाहिए उतना ले लीजिए क्रेडिट के लिए. क्योंकि ऐसा हम क्यों करते हैं, मैनेजमेंट ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उससे जो है आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है. आपको स्टॉक आउट करना होता है तो आप इस तरह की पॉलिसी डिसाइड कर देते हैं या अलाउड कर देते हैं. इसमें अगर आप स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज अलाउ करते हैं तो आपका जो
डेटर्स पोर्शन है वो डॉट डॉट लाइन, जहां पर डमिंग लाइन है वहां तक जाता है। और अगर आप लिबरल पॉलिसीज डिसाइड अलाउ करते हैं डेटर्स के लिए तो वो पोर्शन जो है आगे चला जाता है। लिक्विडिटी जो होती है वो आपकी लिक्विडिटी जिस तरह से आपका डिमांड कर्व होता है, लाइक एज डिमांड कर्व जो है लिक्विडिटी होती है, एंड लाइक एज सप्लाई कर्व आपका प्रॉफिटेबिलिटी कर्व होता है। और प्रॉफिटेबिलिटी और डिमांड कर्व जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो आपका ऑप्टिमम लेवल ऑफ पॉलिसीज, रिसीवेबल पॉलिसीज कहलाता है कि आप इतनी अमाउंट तक पॉलिसी को डिसाइड कर सकते हैं, ये डायमेंशन दे सकते हैं। And average collection period and aging schedules. The collections of book debts can be monitored with use of average collection period and aging schedule. That means average collection period जो होता है और उनकी जो एज होती है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जैसे डेट फर्स्ट को किस किस का पेमेंट आना है वो शेड्यूल हो गया, सेकंड को किसका आना है, थर्ड को किसका आना है, तो ये तो आपका एजिंग शेड्यूल हो गया। एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड मींस 15 डेज, आफ्टर 15 डेज ऑफ सेल, आफ्टर 30 डेज ऑफ द सेल, आफ्टर 1 month ऑफ द सेल, दैट इज अ शेड्यूल। So the actual average collection period is compared with the standard collection period to evaluate the efficiency of collection, so that necessary corrective actions can be initiated and taken. The aging schedules highlights the following tables present the aging schedule. Aging schedule like outstanding periods of debtor 0 to 30 days, outstanding amount of debtor 5 lakh, परसेंट ऑफ टोटल 50%, 31 to 40 डेज का जो शेड्यूल है उसमें 30 यानी 31 दिन से 31 to 40 1 लाख 10%, 41 to 60 डेज 2 लाख 20%, 61 to 90 डेज 1 लाख 10%, ओवर 60 डेज 1 लाख 10%, एंड टोटल 10 लाख 100%। और देखिए इस तरह से हमने एक शेड्यूल बनाया। अब हमें पता है कि 0 से लेकर के 30 दिन तक 5 लाख रुपए आपके आ जाएंगे, या 5 लाख रुपए की रिकवरी आपकी 30 दिन के अंदर अंदर हो जानी है, जो कि टोटल डेटर का 50% पार्ट है। 31 दिन से 40 दिन यानी अगले 10 दिन में आपको 1 लाख रुपए आने हैं, जो टोटल का 10% पार्ट है। उससे नेक्स्ट 20 डेज में आपके 2 लाख रुपए आने हैं, जो टोटल डेट्स का 20% पार्ट है। उससे नेक्स्ट 30 डेज के अंदर 1 लाख रुपीज आने हैं, जो टोटल का 10% पार्ट है। और 60 डेज के बाद ओवर 90 डेज आपके 1 लाख रुपीज आने हैं, जो टोटल का 10% पार्ट है। तो इस तरह से 10 लाख रुपीज आपके विद इन 3 मंथ्स आ जाने हैं। गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव रिसीवेबल मैनेजमेंट। Number 1, have the right mental attitude to the control of credit and make sure that it gets the priority it deserves. Establish clear credit practices as a matter of company policy. Number 3, make sure that these practices are clearly understood by staff, suppliers and customers. Number 4, be professional when accepting new accounts and especially larger ones. Number 5, check out each customer thoroughly before you offer credits. Use credit agencies, bank references, industry sources, etc. to checking the payability of the new customers. Establish credit limits for each customer and stick to them. Number next, continuously reviews these limits when you suspect thought times are coming or if operating in a volatile sectors. Keep very close to your larger customers, invoice promptly and clearly. Point next, consider charging penalties on overdue accounts. Number next, consider accepting credits, debit cards as a payment options. Number 12, monitor your debtor balances and aging schedules and don't let any debts get too large or too old. Next, management of inventories. Managing inventory is a juggling act. Excessive stocks can place a heavy burden on the cash resources of a business.
insufficient stocks can result in lost sales, delays for customers, etc. Inventories include raw materials, WIP, finished goods, and also spares and parts. Factors influencing inventory management. Lead time is the most important factors of the inventory. Lead time means the time between the ordering of the raw material up to the receiving of the raw material is known as lead time. Cost of holding inventories like material cost, ordering cost, carrying cost, cost of tying up of funds, cost of understocking, cost of overstocking. These are some costs basically used in the inventory. Material cost means the price that is used to purchase the material. Ordering cost, the price that is charged to order the raw materials. Carrying cost means the cost which is used to care of the inventories, and cost of tying up a fund, and that is a kind of interest कि आप जो फंड अपने मटेरियल परचेज करने में लगाया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा वो आपका टाइंग अप ऑफ द फंड होगा. कॉस्ट ऑफ अंडर स्टॉकिंग कि अगर आपके पास जो है स्टॉक रिक्वायरमेंट से अगर कम है तो वो आपका अंडर स्टॉकिंग कहलाएगा. कॉस्ट ऑफ ओवर स्टॉकिंग के रिक्वायरमेंट से अगर ज्यादा आपने स्टॉक को कर लिया है तो उस पर जो भी कॉस्ट एसोसिएट होती है वो आपकी कॉस्ट ऑफ ओवर स्टॉकिंग होगी. देन स्टॉक लेवल्स. Stock levels are clearly defined, which can be explained as reorder level, maximum level, minimum level, safety level or danger level, variety reductions, material planning, service levels, obsolete inventories and scraps. So these are various levels. Reorder level means the level on which you have ordered the refilled of the stock. कि ऐसी स्टेज जहां पर जाकर के आप जो है दोबारा से और स्टॉक लेने की कोशिश करते हैं या ऑर्डर प्लेस करते हैं. जैसे सपोज एक मोटर बाइक होती है. मोटर बाइक के अंदर हम क्या करते हैं, पेट्रोल डलाते हैं और जब भी रिजर्व लगता है तो हमारी टेंशन हो जाती है और रिजर्व लगते ही हम जो है दोबारा से रीफिल करा लेते हैं. तो जो रिजर्व में जितना पेट्रोल है दैट इज ए लेवल ऑफ रीऑर्डर, उसको हम रीऑर्डर लेवल कहते हैं. मैक्सिमम लेवल मींस फुल, जैसे पूरी टंकी आपने करा ली है उससे आगे आप फिल ही नहीं कर सकते, वो आपका मैक्सिमम लेवल होगा. मिनिमम लेवल के रिजर्व से नीचे जाकर के जब हम देखते हैं कि अब चलना पॉसिबल नहीं है तो वो आपका मिनिमम लेवल होता है. सेफ्टी लेवल और डेंजर लेवल मींस द लेवल वेयर यू कैन फुलफिल द कमिटमेंट ऑफ योर ऑपरेशंस. तो वो आपका सेफ्टी लेवल होता है कि आज पूरे दिन तक का मटेरियल हमारे पास है और कल हमारा स्टॉक आ जाएगा. तो जो आज के दिन का लेवल है पूरे दिन का वो आपका सेफ्टी लेवल कहलाएगा या डेंजर लेवल कहलाएगा. वैरायटी रिडक्शंस, मटेरियल प्लानिंग एंड सर्विस लेवल, ऑब्सोलेट इन्वेंटरी एंड स्क्रैप, दीज आर आल्सो वेरियस टेक्निक्स यूज्ड टू कंट्रोल और मैनेज द स्टॉक. Quantity discount is also there. Then inventory management techniques. Managing inventory efficiently depends on two questions. How much should be ordered? When it should be ordered? The first questions, how much to order, relates to economic order quantity, and the second question, when to order, arises because of uncertainty and relates to determining the reorder points. Economic order quantity or economic order quantity EOQ. The ordering quantity problems are solved by the firm by determining the EOQ or the economic lot size. That is the optimum level of inventory. There are two types of cost involved in this model: ordering cost and carrying cost. The EOQ is that level of inventory which minimizes the total of ordering and carrying cost. Now, ordering cost requisition, carrying cost warehousing, order placing, handling, transportation, clerical staff cost, receiving, inspecting and storing, insurance cost, clerical and staff cost, and deterioration, obsolescence, etc. Then formula.
to calculating the EOQ. For determining EOQ, the following symbols are used: C for consumption or annual usage of demand, Q for quantity order, O for ordering cost per order, I inventory carrying cost, P price per unit, TC total cost, and EOQ equal to 2CO upon PI, where twice into annual demand multiply ordering cost divided by carrying cost. The total cost of ordering and carrying inventories are equal to TC equal to C upon Q multiply O plus Q by 2 multiply P into Y. TC is minimized at EOQ. जो टोटल कॉस्ट होती है वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में मिनिमाइज होती है. EOQ ग्राफिकल अप्रोच, इस तरह से हम ग्राफिकल अप्रोच ग्राफ के द्वारा इसको शो कर सकते हैं. जैसे वाई एक्सिस पर कॉस्ट होता है और एक्स एक्सिस पर आपकी क्वांटिटी ऑर्डर्ड होती है. ऑर्डर साइज सपोज क्यू है और ये आपका कैरियन कॉस्ट विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन टू स्टेट लाइक एज द सप्लाई कर्व, एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट लाइक एज द डिमांड कर्व, and they are intersecting to each other on that point which is a minimum cost of the such point, and we have ordering the quantity on EOQ. minimum total cost आपकी यहाँ पर कम से कम cost आएगी. Then quantity discounts and EOQ. The standard EOQ analysis is based on the assumption that the price per unit remains constant irrespective of the order size. When quantity discounts are available, very usual, then price per unit is influenced by the order quantity. To determine the optimum lot size with price discount, the following procedures is adopted. Determine the normal EOQ assuming no discount, called its Q star. If Q star enables the firm to get the quantity discount, then it represents the optimum lot size. If Q star is less than the minimum order size Q required for quantity discount, compute the change in profits as a result of increasing Q star to Q dash. Selective control of inventory, different classification method. Classification ABC, always better control. Basis value of items consumed, BED. These are some selective inventory approaches or different classification methods. Like BED means vital, essential, desirable. Basis the importance और criticality के लिए ये मेथड हम यूज करते हैं. नेक्स्ट इज FSM, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग. एंड द बेसिस इज द पेस एट विच द मटेरियल मूव्स. नेक्स्ट अप्रोच HML, दैट मीन्स हाई, मीडियम एंड लो. यूनिट प्राइस ऑफ मटेरियल्स के अकॉर्डिंग इसको हम जो है यूज करते हैं. नेक्स्ट इज SDE, दैट मीन्स स्केयर्स, डिफिकल्ट एंड इजी. ये आपका प्रोक्योरमेंट डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए इस तरह का मेथड या ये मेथड हम यूज करते हैं. देन XYZ, वैल्यू ऑफ आइटम इन स्टोरेज. NI openers to inventory management. For better stock or inventory control, try the following. Review the effectiveness of existing purchasing and inventory system. Know the stock turn for all major items of inventories. Apply tight control to the significant few items and simplify control for the trivial many. Sell off outdated or slow moving merchandise. It gets more difficult to sell the longer you keep it. Consider having part of your product outsourced to another manufacturer rather than make it your full. Review your security procedures to ensure that no stock is going out the back door. Management of accounts payable. Creditors are a vital part of effective cash management and should be managed carefully to enhance the cash position. Purchasing initiates cash outflows, and an overzealous purchase function can create liquidity problems. Guidelines for effective management of accounts payable. Who authorized purchasing in your company? Is it tightly managed or spread among a number of junior people?
Are purchase quantities geared to demand forecast? Do you use order quantities which take account of stock holding and purchasing cost? Do you know the cost to the company of carrying stock? Do you have alternative source of supply? If not, get quotes from major suppliers and shop around for the best discounts, credit terms and reduce dependence on a single suppliers. How many of your suppliers have a return policy? Are you in a position to pass on cost increases quickly through price increases to your customers? If a supplier of goods or services lets you down, can you charge back the cost of the delay? Can you arrange with confidence to have delivery of supplies staggered or on a just-in-time basis? Ratio associated with working capital management like stock turnover ratio. The formula is COGS upon average stock. Stock turnover ratio, COGS upon average stock. Then receivable turnover ratio, net credit sales upon average account receivable, average receivable period in days, average account receivable, net credit sales, average account receivable multiply 365 divided by net credit sales. Payable turnover ratio, net credit purchase divided by average account receivable, average payable period in days, average account receivable multiply 365 divided by net credit sales. And then current ratio equal to current assets upon current liability. Quick ratio equal to current assets minus stock divided by current liability. Then working capital turnover ratio, net sales upon net working capital. And so do it yourself. How do you manage the inventory? Explain the concept of cash management. And that's it from session number 4. Thank you.